द इनक्यूबेटर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश रणवा समसामयिक घटनाओं को लेकर आपके बीच में पेश हुआ हूं। समसामयिक घटनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग एक साल भर की पूछी जाती है, जिसमें इनक्यूबेटर एकेडमी का उद्देश्य यह है कि लक्ष्य केंद्रित, परीक्षा केंद्रित आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाए। लगभग 30 से 35 क्लासों में 1000 प्रश्नों को आपके बीच में पेश किया जाएगा और कोशिश ये रहेगी 70 से 80% कंटेंट आपके बीच में हूबहू वह मिले जो परीक्षाओं में देखने को मिलता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में 10 से 15% वेटेज करंट अफेयर, समसामयिक घटनाओं को लेकर है। बदलते हुए ट्रेंड के अनुसार हमने विगत एक साल भर का जो समसामयिक घटनाओं को परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार समाहित किया है। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2025 तक देश में कितनी लंबाई के डिजिटल हाईवे बनाए जाने का लक्ष्य है? ऑप्शन है 2000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 34,200 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर। तो आपका उत्तर है 2000 किलोमीटर। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ में ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसको OFC कहते हैं, का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का लक्ष्य है। ज्ञातव्य रहे कि राष्ट्रीय हाईवे का निर्माण करने के लिए जो एजेंसी है वह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। उसी के साथ साथ 5G नेटवर्क के लिए रोल आउट ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें NHAI के घटक के राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधना लिमिटेड, उसके द्वारा डिजिटली हाईवे बनाए जाएंगे। डिजिटल हाईवे का मतलब हाईवे के पैरेलल ऑप्टिकल फाइबर केबल को डालना, ताकि एक यूटिलिटी कॉरिडोर बन सके। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर करीबन 1367 किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। और दूसरे प्रोजेक्ट के रूप में हैदराबाद बेंगलोर, जिसको बेंगलुरु कहते हैं, कॉरिडोर जो 512 किलोमीटर लंबी होगी, जिसको विकसित किया जाएगा। इसके साथ साथ 5G के आगे 6G नेटवर्क की भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। 6G नेटवर्क भी शुरू हो चुका है, ट्रायल जारी हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को कब मंजूरी मिली? 19 अप्रैल 2023, 1 मई 2023, 15 अगस्त 2023 या फिर 27 अगस्त 2023? आपका उत्तर है 19 अप्रैल 2023। क्वांटम प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2020 में एक महत्वाकांक्षी योजना लाई, जिसका उद्देश्य क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए अग्रणी प्रयास करना था। और इसकी बजट घोषणा 2020 में हुई थी, 2021 के बजट में, जबकि इसके क्रियान्वयन के लिए 2023-24 से शुरू किया गया है। 23-24 के 19 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। शुरुआत का उद्देश्य केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको द्वारा मंजूरी मिली है। देखते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, कैसे क्वांटम तकनीक का सहारा लेते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। इसके संदर्भ में वर्ष
2023-24 में से लेकर 2030-31 तक, यानी करीबन 8 वर्षों तक 6003 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका क्रियान्वयन होगा। ऐसा करने वाला भारत छठवां देश है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया के बाद में भारत छठा देश है जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़कर काम कर रहा है। यानी अभी अपने एक चीज आई, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का एक एडवांस वर्जन है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम 0 और 1 के आधार पर गणनाएं करते हैं, वैज्ञानिक गणनाएं करते हैं, लेकिन यह दोनों के बीच की अवस्था जिसमें 0 और 1 के अलावा भी काम करते हुए और अधिक क्षमता विकसित करना है। 2023-24 से लेकर 2030-31 यानी करीबन 8 वर्षों तक 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट क्षमता वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित होंगे। और इसमें क्वांटम सिद्धांत मूल रूप से परमाणु और उपपरमाणु स्तर की ऊर्जा का व्याख्या करना है और इसके लिए डेटा और इंफॉर्मेशन को कम से कम समय में विकसित किया जा सके। तो अभी हमने पढ़ा कि 2020 में बजट घोषणा हुई, बजट घोषणा, जबकि 2023-24 से 30-31 तक करीबन 8 वर्षों में 6003 करोड़ रुपए करोड़ की लागत से क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई है। यानी 8 वर्ष में हम 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट क्षमता वाले कंप्यूटर विकसित करेंगे। कंप्यूटर विकसित करेंगे। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर की जो आविष्कार किया गया था, धीरे धीरे क्वांटम टेक्नोलॉजी लगातार आम जन को प्रभावित कर रही है, यानी आम जीवन को चला रही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महर्षि पहल से क्या अभिप्राय है? यह ऋषि मुनियों के शोध पर काम करती है, ऑप्शन 1। ऑप्शन बी, महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों को आमजन तक पहुंचाना उसका उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य माने बाजरा व प्राचीन अनाजों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल करना, या उपरोक्त तीनों। तो आपका उत्तर होगा बाजरा व प्राचीन अनाजों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान को पहल। ध्यातव्य रहे कि भारत में G20 सम्मेलन आयोजित हो रहा है, समिट आयोजित हो रही है। यह 9-10 सितंबर 2023 को यानी हाल ही में संपन्न हुई। भारत को G20 की मेजबानी करने का पहली बार अवसर मिला है, प्रथम बार मिला है। और G20 के संदर्भ में बात करें तो G20 दुनिया के 20 देशों और संगठनों का समूह है जो वर्ष 2008 में स्थापित हुआ। भारत इसका सदस्य है। इसके तथ्य देखते हैं कि G20 क्या है, और जो हमने महर्षि पहल की बात की है कि वास्तव में महर्षि पहल क्या है। तो G20 देशों के मुख्य कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा वाराणसी, जिसको बनारस या काशी भी कहते थे, में एक बैठक हुई। उसमें यह पहल स्वीकार की गई। कौन सी पहल? महर्षि पहल। और महर्षि पहल का उद्देश्य बाजरा व प्राचीन अनाजों को और अधिक विकसित करना, उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान करना। ज्ञातव्य रहे कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 घोषित किया गया है। FAO और UNO के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट किया गया है।
इस अवसर पर कृषि जैव विविधता का मतलब कृषि के क्षेत्र में विविधता लाना और अधिक विस्तार देना है। साथ में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, पोषण मानकों को में सुधार करना, इसके क्षेत्र में अनुसंधान और जागरूकता दोनों स्तर पर कार्य किया जाएगा। इसके लिए तकनीकी के लिए G20 देश आपस में तकनीक साझा करेंगे, साथ ही अभिनव समाधानों को भी साझा करेंगे। अभिनव समाधान से तात्पर्य जो किसी देश के द्वारा, किसी संस्थान के द्वारा किए गए, इस संदर्भ में किए गए अनुसंधान, जो इनोवेशन है, नवाचार है, नवाचारों पर काम किया जाएगा। तो नवाचार G20 के सभी देशों के में बाजरा व प्राचीन खाद्य अनाजों पर में अनुसंधान के संदर्भ में जो भी तकनीकें चल रही है, जो भी अभिनव प्रयास चल रहे हैं, उनको एक दूसरे देशों में साझा करना, ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, साथ में पोषण के मानकों को बढ़ाया जा सके और कृषि में कृषि विविधता को और अधिक विस्तार दिया जा सके। G20 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी शुरुआत से लगातार वर्ष में दो बार यह आयोजित होता है। 2023 की सम्मेलन है वो 9-10 सितंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है और इसके लिए बहुत सारी पहले हो चुकी है। G20 में दुनिया की 80% इकोनॉमी तथा 2/3 आबादी का नेतृत्व करता है G20 और G20 की शुरुआत 2008 में हुई और 2023 में भारत को मेजबानी मिली है। इसमें दुनिया के शीर्ष निकाय हैं, बहुत सारे देश हैं, 19 देश प्लस जो यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपीय देशों का एक समूह है, यानी कुल मिला के देशों की संख्या ज्यादा हो सकती है इसमें, 20 से अधिक देश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2023 का राजस्थान विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान किसे मिला? तो आपका उत्तर ऑप्शन आपके पास में अमीन खान, अनिता बघेल, संयम लोढ़ा या मंजू देवी। तो आपका उत्तर है अनिता बघेल। अनिता बघेल को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया गया है। अनिता बघेल अजमेर दक्षिण से बीजेपी की विधायक है। पूर्व सरकार में यह कैबिनेट मंत्री भी रही, कैबिनेट मंत्री। ज्ञातव्य रहे कि इससे पहले वर्ष 2022 में जैसलमेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमीन खान को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है। यदि हम 5 वर्षों की बात करें तो 2019 का ज्ञानचंद पारेख, जो पाली से संबंध रखते हैं, बीजेपी से विधायक है। दूसरा 2020 के संयम लोढ़ा, जो सिरोही से विधायक हैं, ये निर्दलीय हैं और जो वर्तमान सरकार में निर्दलीय सपोर्ट के रूप में इनका अहम भूमिका रही, जो अपने विशेष रूप से टिप्पणियों के लिए भी चर्चा के विषय बने रहते हैं। 2021 में उदयपुर जिले की झाड़ोल विधानसभा से सांसद जो विधायक बाबूलाल को सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा मिला है, सम्मान मिला है। इसके साथ में नागौर जिले की जायल विधानसभा से कांग्रेस विधायक मंजू देवी मेघवाल को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला है। 2022 में अमीन खान शिव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से विधायक है, जबकि
2023 का जो सर्वश्रेष्ठ विधायक जो पुरस्कार है वो अनिता बघेल को मिला है, अजमेर दक्षिण से ये विधायक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईआईटी जोधपुर का हाल ही में दुनिया के किस विश्वविद्यालय से संयुक्त कार्यक्रम पर एमओयू हुआ है, यानी समझौता हुआ है? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, बफेलो विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर है बफेलो विश्वविद्यालय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में जॉइंट एडवेंचर के लिए संयुक्त केंद्र बनाने के लिए दुनिया की 2 संस्थान, जिसमें आईआईटी जोधपुर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूएसए की बफेलो यूनिवर्सिटी, बफेलो विश्वविद्यालय के द्वारा ये समझौता हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में संयुक्त केंद्र बनाने के लिए आईआईटी जोधपुर और अमेरिका का न्यूयॉर्क में स्थित प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बफेलो विश्वविद्यालय। तो यानी अपने पास में हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डाटा साइंस। डाटा साइंस के लिए 2 यूनिवर्सिटी है, एक अपनी आईआईटी जोधपुर और दूसरी है बफेलो विश्वविद्यालय, बफेलो यूनिवर्सिटी। इनके बीच में एमओयू हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के बाजरा उत्पादन में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? 42%, 32%, 35% या 57%? तो आपका उत्तर है 42%। राजस्थान में देश का 42% बाजरा उत्पादन होता है और ये भारत के कुल क्षेत्र का 57% भाग में होता है, ये उत्पादन है। भारत में बाजरा के क्षेत्र में क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 57% हिस्सेदारी है और उत्पादन के हिसाब से देखें तो 42% हिस्सेदारी है। दोनों ही स्तरों पर देखा जाए तो राजस्थान प्रथम स्थान पर काबिज है। एफएओ यानी कृषि एवं खाद्य संगठन और यूएनओ के द्वारा वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया और फरवरी 2023 में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पीएम श्री अन्न योजना लॉन्च की गई और श्री अन्न में 5 अन्न है, 5 अनाजों को सम्मिलित किया गया, जिसमें मोटे अनाजों को सम्मिलित किया गया। बाजरा उसमें सम्मिलित था, बाजरा, कुट्टू, कादो आदि चीजें थी। इसमें जवार है, उसमें रागी है। मोटे अनाजों को श्री अन्न कहा गया। बाजरा, जवार, रागी, कोटो और सावा, ये 5 इसमें मोटे अनाज सम्मिलित किए गए जो पोषण के पैमानों पर अधिक कारगर है। राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन 2022-23 घोषित किया गया बजट वर्ष 2022-23 में और इसका उद्देश्य मिलेट्स यानी बाजरा है उसका उपयोग बढ़ाना। राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन। और ध्यातव्य रहे कि जोधपुर जिले में मिलेट उत्कृष्टता केंद्र बना है। जोधपुर में मिलेट उत्कृष्टता केंद्र बना है, एक्सीलेंस सेंटर बना है। साथ ही इसका उद्देश्य रहेगा मिलेट्स में वृद्धि करना, उसका प्रबंधन करना, उसका मूल्य संवर्धन करना। मूल्य संवर्धन का मतलब जैसे आलू से पोटैटो चिप्स बनती है, ठीक वैसे ही मिलेट से और कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं उसके संदर्भ में बढ़ना है। साथ ही मिलेट्स का वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र इंडियन मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है और राजस्थान के
बालोतरा में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, जिसका उद्देश्य बाजरे के उत्पादन और उत्पादकता के संदर्भ में विकास करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना में कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है? 11,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये या 20,000 रुपये? तो आपका उत्तर है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। और ये दिए जाते मुख्यमंत्री अलंकार योजना है वह ईडब्ल्यूएस के लिए है, आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए है, जिसमें 10वीं कक्षा के 12वीं कक्षा के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको 50,000 रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में देय होगी। तो ईडब्ल्यूएस के 10वीं क्लास का 1 हो गया, साथ में 12वीं क्लास के 3, एक कला वर्ग से, दूसरा वाणिज्य और तीसरा अपने विज्ञान वर्ग से। और इन तीनों वर्गों में 50,000 रुपये की राशि दे होगी। और ईडब्ल्यूएस 103वें संविधान संशोधन से आरक्षण के दायरे में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस शहर को नेट जीरो ग्रीन टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है या बनाया जा रहा है? जयपुर, पुष्कर, माउंट आबू या उदयपुर? तो पुष्कर तीर्थराज पुष्कर को नेट जीरो ग्रीन टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। 500 करोड़ रुपए की लागत से पुष्कर अजमेर को वेटिकन सिटी, जो दुनिया की आध्यात्मिक शहर के रूप में जाना जा रहा है, उसके रूप में विकसित किया जा रहा है। वेटिकन सिटी की भांति आध्यात्म और पर्यटन में की दृष्टि से उसको विकसित किया जा रहा है। यानी जो पुष्कर शहर है, तीर्थराज पुष्कर है, उसको आध्यात्म और पर्यटन की दृष्टि से दुनिया का प्रसिद्ध स्थल है जो वेटिकन सिटी है, उसके समकक्ष लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। पूरे शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा, यानी यह शहर नेट जीरो ग्रीन टाउन के रूप में विकसित होगा। 1 मार्च 2023 से यह योजना शुरू हुई। पुष्कर को वाराणसी या अयोध्या की भांति संवारा जाएगा, विकसित किया जाएगा। ध्यातव्य रहे, दुनिया का पहला ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है और सावित्री जी का मंदिर भी पुष्कर में है। ब्रह्मा और सावित्री के मंदिर की दोनों की 50-50 फीट की ऊंची मूर्तियां बनाई जाएगी, जो धातु की होगी, अष्ट धातु की होगी। वहीं इसके 52 घाटों को वाराणसी के घाटों की तरह संवारा जाएगा, सजाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजीव गांधी लिफ्ट नहर से कितने जिले लाभान्वित होंगे? 3, 4, 8 या 1? तो आपका उत्तर होगा 3 जिले, जोधपुर, पाली और बाड़मेर। ये 3 जिले हैं जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर का जो 3rd चरण है उससे जो लाभान्वित होंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो इसका 3रा चरण था वह 19 फरवरी 2019 को शुरू हुआ। 2025 तो पूर्ण होने की संभावना है। इसमें राजस्थान के 3 जिले जोधपुर, पाली और बाड़मेर लाभान्वित होंगे। और इस परियोजना की लागत
1799 करोड़ रुपए होगी और इसमें इन तीनों जिलों के 2167 गांव लाभान्वित होंगे। ये पुरानी व्यवस्था के अनुसार है। वर्तमान में जोधपुर को जोधपुर ग्रामीण और फड़ौदी जिले में बदल दिया गया है। वहीं बाड़मेर को बाड़मेर और बालोतरा में बदल दिया गया है और पाली का भी कुछ हिस्सा अपने ब्यावर में चला गया है। ऐसे में ये पुरानी व्यवस्था के अनुसार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कितना योग है भारत के संदर्भ में? तो पहला ऑप्शन है 12.4%, दूसरा है 15.05%, तीसरा 14.01%, चौथा ऑप्शन है 10.49%। आपका उत्तर है 15.05%। राजस्थान इस संदर्भ में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जो 14.93% उत्पादन करता है, तीसरा है मध्य प्रदेश जहां 8.06% उत्पादन होता है। अगला इसके तथ्यों के ऊपर चर्चा करते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 15.5% दूध उत्पादन होता है, जो कि प्रथम स्थान पर इसको लाता है। वहीं 14.93% के साथ में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और 8.06% के साथ में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर काबिज है। वहीं इसी जो रिपोर्ट है अपने बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में 45.91% ऊन उत्पादन होता है और दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है जहां 23% ऊन उत्पादन होता है, जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरे स्थान पर गुजरात है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में लाया गया। इस संदर्भ में बात करें 1966-67 में हरित क्रांति आई और हरित क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता लाना था। जबकि 1970 में ऑपरेशन फ्लड लाया गया, जिसका उद्देश्य दुग्ध क्रांति करना था। दुग्ध क्रांति से तात्पर्य सहकारिता के आधार पर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। गुजरात के आणंद जिले में सहकारिता मॉडल पर डेयरी बनी और लोगों ने समूह बनाकर दुग्ध उत्पादन में अहम भागीदारी निभाई। इसके चलते आज दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश भारत बन गया है और दातव्य रहे कि भारत में सर्वाधिक पशुधन भी भारत में ही है। इसी के साथ में हम आज के इस प्रश्न चक्कर है इसको पूरा करते हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चन भले ही कम हो, लेकिन क्वेश्चनों का हमने कोशिश की है कि बहुत सारे तथ्यों को समाहित करते हुए विभिन्न एग्जाम जो विशेष रूप से राजस्थान उप निरीक्षक परीक्षा, साथ ही RAS जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह कारगर सिद्ध होगा। आशा है कि आप इन जो वीडियो के द्वारा बताए गए जो समसामयिक कंटेंट है उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अपने अमूल्य सुझाव इस प्लेटफॉर्म पर आप कमेंट के द्वारा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए। और हमारे लिए आपके सुझाव बहुत अमूल्य हैं।
विगत दिनों 2-3 वीडियो जारी किए गए जिनमें बहुत सारे साथियों के द्वारा ऐसे सुझाव मिले, जिससे निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि हम और अधिक बेहतर आपके पास में कंटेंट भी पहुंचाएं, साथ में कंटेंट डिलीवर करने का तरीका भी पहुंचा पाएं। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। मैं एक स्वयं शिक्षक हूं और राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा तैयारी में 3 बार मुख्य परीक्षाएं दे चुका हूं और ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरा पहला ही अनुभव है। विगत 2-3 दिन से जो वीडियो बनाए गए हैं, डाले गए हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों की ये मांग थी कि आप सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो क्यों ना आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आइए। तो उन लोगों की मांग को लेकर द इनक्यूबेटर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक नन्हा पौधा है, इस पर हमने कोशिश की है कि आपके बीच में आकर आपसे बात करें, आपसे रूबरू हो और हम अपनी तरफ से बेहतर कंटेंट आप तक उपलब्ध करवा पाए। इसमें कमियां स्वाभाविक है क्योंकि हम इस क्षेत्र के धुरंधर नहीं हैं, लेकिन हमारी सीखने की और सिखाने की लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं और इस और आपके सुझाव, किसी प्रकार की टिप्पणी है, किसी प्रकार के सुझाव को हम अन्यथा नहीं लेंगे। हम कोशिश करेंगे और अधिक बेहतर ढंग से आपके बीच में अगले कुछ वीडियो के साथ में पेश हों और हो सकता है शुरुआती 2-3-5 वीडियो है हमारे झिझकता के, हमारे थोड़े संकोच के चलते, असहजता के चलते ठीक से प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप ये तय मानिए कि अगले 2-4-5 वीडियो के बाद में हम आपकी सभी जो सुझाव है उनको मूर्त रूप देते हुए अपना परिमार्जन करते हुए, अपने आपको और अधिक अपडेट करते हुए आपके बीच में पेश होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में निश्चित रूप से आपका अमूल्य समय है और इस अमूल्य समय को हम बखूबी समझते हैं और कोशिश रहेगी कि आपसे और अधिक अच्छे कंटेंट के साथ में, अच्छी संप्रेषणीयता के साथ में मिलेंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों।